नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम अभ्यास सेट कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे अभ्यास सेट किए हैं और यदि आपने अभी तक वो नहीं किए हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। मेरे चैनल में अभ्यास सेट नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारे के सारे अभ्यास सेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी तरह से एक नया अभ्यास सेट लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे उपसर्ग। देखिए, अभ्यास सेट करने के फ़ायदे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। जब आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो अभ्यास सेट होते हैं, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, वो बहुत बड़ा योगदान अपना देते हैं। क्यों? क्योंकि बिना अभ्यास के हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा स्तर क्या है। हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो चले जाते हैं, लेकिन हम फिर वहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। तो जो अभ्यास सेट होते हैं ना, आपको उन्हें इस तरह से लेकर चलना चाहिए कि जैसे कि आप अपनी परीक्षा दे रहे हैं या आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं। ठीक? तो चलिए इसी तरह से हम प्रैक्टिस सेट करेंगे आगे भी। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? आप इस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। 1 से 2, 2 से 3, कभी-कभी 4 प्रश्न भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है? उपसर्ग मतलब ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ में एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं। ये इसकी परिभाषा है, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार आपके पास सीधे सीधे प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा उपसर्ग, प्रत्यय, इस तरह से कुछ दो चार और दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि शब्दांश शब्द के आगे जो जुड़ते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक? तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। हिंदी में जो शब्द निर्माण की विधियाँ होती है ना, तो वो 4 तरह से हम शब्द निर्माण कर सकते हैं। ठीक है? एक होता है उपसर्ग से, एक होता है प्रत्यय से, और एक होता है संधि, और एक होता है समास। ठीक है? चारों के चारों आपको ध्यान रखने हैं कि 4 विधियों से हम शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक? और ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द में उपसर्ग हो या हर शब्द में प्रत्यय हो। ठीक है? हो सकता है वो शब्द संधि विधि से बना हो या समास विधि से बना हो। तो आपको सबसे पहले प्रश्न पूछने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो शब्द आखिर बना किस विधि से है ना? कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, कोई सा भी शब्द उठा लेते हैं और पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, या इसमें कौन सी संधि है, या इसमें कौन सा समास है, या इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्न पूछने से पहले ये जांच लीजिए कि वाकई में जो चीज़ हम पूछने जा रहे हैं, अगर हम पूछ रहे हैं कि ये शब्द किस उपसर्ग से बना है या इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हमें देखना है कि क्या इसमें उपसर्ग लगा भी है या ऐसे ही हम ऐसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है? और हाँ, कोई भी शब्द ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें उपसर्ग भी हो, संधि भी हो, समास भी हो, प्रत्यय भी लगा हो। ठीक है? तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत कम शब्द ऐसे होते हैं जिसमें चारों चीज़ें आपको मौजूद मिलती हैं। ठीक है? तो चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। आप बताइए कौन सा है। अपना कॉपी पेन ले लीजिए और वीडियो पॉज कीजिए, अपने आंसर लगाते जाइए। कौन सा हो सकता है इसमें? बिल्कुल, अनुवाद। वाद का मतलब होता है भाषा या बात, वाद, वाणी। ठीक है? तो अनु का मतलब, जब उसमें अनु जुड़ गया तो अनुवाद, यानी कि किसी की भाषा को परिवर्तित करना। ठीक है? तो उसे कहते हैं अनुवाद। चलिए, तीसरा हमारा प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। रहित का मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है? तो अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी है। ठीक है? अभिनव, नव मतलब होता है नया, और इसमें भी उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। ठीक?
अभिरुचि, रुचि शब्द में कौन सा, वही अभी उपसर्ग लगा है। देखिए आपको यहाँ पे दो चीज़ें आपको ये भी ध्यान रखना है। एक, मैं 1000 बार बोलती हूँ आपको कि किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हो तो उसको सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि उसको बहुत सारे दृष्टिकोणों से आप देखिए, क्योंकि आपको वही शब्द संधि में भी मिलेंगे हिंदी में, वही शब्द आपको समास में भी मिलेंगे, वही शब्द आपको उपसर्ग में, प्रत्यय में या शब्द शुद्धिकरण में। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखो अभिनव जो शब्द है ना, तो यहाँ पे आपको पता चला कि अभी उपसर्ग से दो शब्द बनते हैं, एक रुचि शब्द और एक नव शब्द, यानी कि दोनों में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बच जाता है जिसमें उपसर्ग नहीं है, वो है हमारा डी। ठीक है, आंचल शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रत्युत्पन्नमति शब्द का अर्थ बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति शीघ्र किसी बात को सोच लेता है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो बहुत जल्दी किसी चीज़ का आंसर देता है या बहुत जल्दी किसी चीज़ को सोच लेता है, तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि या मति। ठीक है, तो वो कहलाती है प्रत्युत्पन्न। आपको अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द पूछे जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको बताना होता है। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि जो व्यक्ति शीघ्र किसी बात को सोच ले तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, उसके लिए एक शब्द आएगा आपके पास, तो ये होता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है, प्रति। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्युत्पन्नमति में प्रति उपसर्ग लगा है। ठीक, चलिए अब आगे पांचवा प्रश्न है हमारा, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें कौन सा होगा। ख्यात का मतलब होता है जो जाना माना। ठीक है, और प्रख्यात का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत मतलब अच्छी बातों के लिए जाना जाना। ठीक है, उसे कहते हैं प्रख्यात। हम कहते हैं ना कि बहुत प्रख्यात व्यक्ति है, कि यानी कि अच्छी बातों के लिए जो जाना जाता है उसे कहते हैं प्रख्यात। और एक सुना होगा आपने कुख्यात, तो कुख्यात का मतलब क्या होता है, जो बुरी चीज़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं कुख्यात व्यक्ति। चलिए छठा प्रश्न है हमारा, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। एक शब्द है व्यवस्था, और देखो जो उपसर्ग है ना, उपसर्ग से हम विलोम शब्द भी बना सकते हैं। जब हम उपसर्ग किसी में जोड़ देते हैं ना, किसी शब्द के साथ हम जब उपसर्ग शब्दांश जोड़ देते हैं तो वो शब्द उसका विलोम भी बन सकता है, उसका पर्यायवाची भी बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखो व्यवस्था शब्द है, अब हम उसमें एक उपसर्ग लगाएंगे तो वो उसका विपरीत यानी कि विलोम बन जाएगा। ठीक है, अपोजिट बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अ शब्द जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अव्यवस्था होता है ना। तो अव्यवस्था का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको विलोम शब्द भी पता चला, व्यवस्था का अव्यवस्था। ठीक, चलिए सातवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। फिर वही उपसर्ग रहित मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि एक शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सुयोग, योग शब्द में क्या लगा है, सु उपसर्ग लगा है, क्या बन गया, सुयोग बन गया। विदेश, देश शब्द में क्या बन गया, उपसर्ग लग गया तो विदेश बन गया। अत्यधिक, अत्यधिक में भी हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, अधिक शब्द है और उसमें अति उपसर्ग जुड़ गया तो क्या बन गया, अत्यधिक बन गया। ठीक है, सुरेश ऐसा शब्द है जो उपसर्ग विधि से नहीं बना है, बल्कि किस विधि से बना है, ये संधि विधि से बना है। ठीक है, संधि विधि से बना हुआ शब्द है सुरेश। ठीक है, सुरधन ईश, तो सुरेश बन गया। चलिए अब हम बात करते हैं आठवें प्रश्न की, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे आप, गमन शब्द में। गमन का मतलब होता है जाना। ठीक है, और इसका उल्टा अगर आपको करना होगा तो कैसे करेंगे, हम इसको आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आगमन। आगमन का मतलब आना। ठीक है, गमन का मतलब जाना और उसका विलोम क्या हो जाएगा, आगमन। तो गमन शब्द में हमने आ जोड़ दिया तो उसका विलोम क्या बन गया, आगमन। ठीक, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नौवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो आपको बताना है किसमें नहीं हुआ है, निर्बल, कुलीन, सुदर्शन, कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे कुलीन शब्द है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, देखो निर्बल में निर उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, निर। ठीक है, रॉ के नीचे हलंत आएगा क्योंकि रॉ ऊपर देख रहे होंगे, बॉ के ऊपर लगा हुआ आधा रॉ है। ठीक है, तो निर उपसर्ग हो गया। सुदर्शन, दर्शन शब्द में भी सु उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या बन गया, सुदर्शन बन गया। ठीक है,
और जो कुलीन शब्द है ना, इसमें उपसर्ग नहीं बना हुआ है, ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं है। ठीक है, कुल शब्द में ईन प्रत्यय लगा हुआ है। तो कुल शब्द, कुल का मतलब क्या होता है? कुल, वंश, जैसे हम कहते हैं ना कि ये इस कुल का है, ये इस वंश का है, तो ये कुल शब्द है। और कुल शब्द में ईन प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या हो गया? कुलीन हो गया। ठीक है, तो ये प्रत्यय विधि से बना हुआ शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला है हमारा 10वां प्रश्न। आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो आमिष को अगर हमें विपरीतार्थी बनाना हो तो उसमें हम निर जोड़ देंगे, तो फिर ये बन जाएगा निरामिष। ठीक है, निरामिष, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए निर उपसर्ग जोड़ेंगे तो निरामिष हो जाएगा। चलिए, अब 11वां प्रश्न है हमारा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे आपको बताना है, 3 शब्दों में नहीं है, यानी कि एक शब्द में यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भारतीय, सुंदर, विवाद, विकास। देखो, भारतीय, भारत शब्द है और उसमें ईय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किस विधि से बना शब्द है? प्रत्यय विधि से बना हुआ है। सुंदर शब्द अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है, ना तो इसमें उपसर्ग है ना ही इसमें प्रत्यय है। ठीक है, विवाद, वाद और वी इसमें क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, वाद, वाद का मतलब वाणी, बोलना, भाषा, और वी उसका जब हमने उसमें उपसर्ग जोड़ा तो उसका विलोम बन जाएगा विवाद। विवाद का मतलब किसी से झगड़ा होना। ठीक है, किसी के विचारों में भिन्नता आना, तो उसे विवाद कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विकास में भी कोई उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण शब्द हैं। ठीक है, ये किसी उपसर्ग या प्रत्यय इसमें नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक, तो आपको पता चला कि यहाँ पे सी यानी कि विवाद शब्द में वी उपसर्ग लगा हुआ है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए, 12वां प्रश्न है हमारा, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पृश्य यानी कि छूने योग्य। ठीक है, जिसे हम कहते हैं छूने योग्य, उसे कहते हैं स्पृश्य। और अगर हमें इसको विपरीत बनाना हो, यानी कि जो छूने योग्य न हो, तो उसमें हम कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? अ उपसर्ग जोड़ देंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा? अस्पृश्य। ठीक है, अस्पृश्य, अस्पृश्य का मतलब अ मतलब नहीं, और अस्पृश्य का मतलब होता है जो छूने योग्य ना हो। ठीक है, और स्पृश्य का मतलब जो छूने योग्य हो। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें उपसर्ग लगाएंगे तो इसका विलोम बन जाएगा। ठीक, 13वां प्रश्न है हमारा, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? देखो, आचार एक शब्द है, आचार का मतलब क्या होता है? व्यवहार। ठीक है, अच्छा व्यवहार, हम कहते हैं ना आचार विचार, तो अच्छा व्यवहार, आचार। तो आचार का विलोम मतलब आचार शब्द में हम ऐसा उपसर्ग जोड़ेंगे कि उसका विलोम बन जाएगा। तो क्या क्या हम यहाँ पे कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? बिल्कुल, बी हम यहाँ पे अति शब्द को, शब्दांश को, अति उपसर्ग को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अत्याचार। ठीक है, अत्याचार, क्या शब्द बन जाएगा? अत्याचार। ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन जो है अब इस तरह से बनने लग गए हैं। पहले तो आपको सीधे पूछ लिया जाता था 4 ऑप्शन में कि बताइए इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं बन रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग विधि से जो शब्द बनते हैं वो विलोमार्थक भी बनते हैं और उसके पर्यायवाची भी बनते हैं। ठीक है, तो देखो, आचार एक शब्द है, हमने उसमें अति शब्द, अति उपसर्ग जब जोड़ा तो क्या बन गया? अत्याचार बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 14वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? रहित का मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ हो। तो निकंपन, निशा, निगमन, निर्भय। तो बताइए कौन सा है? बिल्कुल, उपसर्ग किसमें नहीं है? निशा शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। निकंपन, कंपन शब्द में नी उपसर्ग लगा हुआ है। गमन शब्द में नी उपसर्ग लगा है और भय शब्द में निर उपसर्ग लगा है। ध्यान रखिएगा, निर, और निर कौन सा लगेगा?
हलंत वाला, ठीक है। कभी कभी आपके पास ऑप्शन भी दे देगा कि निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, और नीचे से आपको एक तो इस तरह से दे देगा और इस तरह से दे देगा, फिर इस तरह से, मतलब एक ही ऑप्शन को वो एक ही शब्द को वो कई तरह से बता सकता है या बना सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और कौन सा आएगा, निर आएगा जिसमें हलंत लगा हो, क्योंकि भौ के ऊपर आप देख रहे हैं रॉ है लेकिन आधा रॉ है वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए 15वां प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है हमारा जिसमें उपसर्ग नहीं है। सुंदर, अलविदा, हमदर्द, बेअक्ल। तो देखो सुंदर शब्द क्या है यहाँ पे, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था। अलविदा, विदा का मतलब, विदा शब्द में अल उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। दर्द शब्द में हम उपसर्ग लगा हुआ है, अक्ल शब्द में बे उपसर्ग लगा है, तो ठीक है। इस तरह से वो शब्द बन गए, और सुंदर शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक। तो चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 16वां। इससे आगे हम कल करेंगे, लेकिन 16वां प्रश्न आज हम कर लेते हैं। चल शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो चल शब्द में आप कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि वो उसका विलोमार्थी बन जाए। चल का मतलब जाना, ठीक है, चलना। और उसमें अगर हम अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अचल, यानी कि जो स्थिर है, जो चल नहीं सकता, ठीक है, अचल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चल का विलोम अचल, और अचल में कौन सा उपसर्ग लगा है, अ उपसर्ग लगा है। और चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि विलोमार्थक बन जाए, अ उपसर्ग लगा देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अचल बन जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 16 प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ अच्छे फैक्ट्स के साथ, कुछ अच्छे वीडियोज़ के साथ। और आपको कौन से टॉपिक में मुश्किल आती है, कौन सा टॉपिक समझने में आपको कठिनाई महसूस होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उसी टॉपिक को लेकर हाजिर हो जाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।